सो कुछ स्टूडेंट्स को अभी भी चार्ज और करंट में थोड़ा सा डाउट है। जब तक सारे स्टूडेंट्स आते हैं वो थोड़ा सा एक और पार्ट जो है एक और बार डिस्कस कर लेते हैं। तो चार्ज जब तक रेस्ट पे है ना, तब तक वो सिर्फ चार्ज है, तब तक उसकी पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज है। ठीक है, आज हम चार्ज की प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करने वाले हैं, करंट की भी प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं आज। तो तब तक वो चार्ज है। जैसे कि आप मोशन वाले चैप्टर को रिकॉल करो अपने, जब तक मास रेस्ट पे था ना, तब तक हम उसका कुछ स्टडी नहीं कर सकते थे। रेस्ट मास इज यूजलेस फॉर अस। जैसे ही मास थोड़ा सा मूव करने लगता तो हम डिस्टेंस स्टडी करने लग जाते, डिस्प्लेसमेंट स्टडी करने लग जाते, वेलोसिटी स्टडी करने लग जाते। इसी तरीके से जब चार्ज फ्लो करने लग जाता है, चार्ज मूव करने लग जाता है, तो हम करंट स्टडी करने लग जाते हैं। हम बोलते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है हमें, जो चार्ज और करंट के बीच में जानना जरूर चाहिए। ठीक है, अदरवाइज फिर हम कॉन्सेप्ट्स को सही से बिल्डअप नहीं कर पाएंगे अपने लिए। तो अपने पास जब चार्ज फ्लो करने लगे, भागने लगे और टाइम ले ले एक, तो हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को करंट बोलते हैं, हम आई बोलते हैं। हम चार्ज और करंट को सेम चीज नहीं बोलते, राइट। तो इस चीज को थोड़ा सा अपने माइंड में आप बिल्ड कीजिए। आज हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ी सी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में, क्योंकि हमने पिछली क्लास में चार्ज, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल, इन सबको डिस्कस करके एक सर्किट बना लिया था अपने लिए, ताकि हम एक सर्किट को समझ पाए कि भाई सर्किट कैसे बनता है, क्या इंपॉर्टेंस है। लेकिन आज हम प्रॉपर्टीज पे भी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। अब क्योंकि चार्ज दो ही टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, तो चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, इनकी डायरेक्शन नहीं होती। हम डायरेक्शन के बारे में डिस्कस नहीं करते। ठीक है, क्यों नहीं करते वो हम अब अगली प्रॉपर्टी में डिस्कस करते हैं। ठीक है, आपको समझ में आएगा कि क्यों स्केलर क्वांटिटी है। तो पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं ना, पॉजिटिव चार्जेस आर सोर्स ऑफ एमिशन ऑफ चार्ज। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पॉजिटिव चार्जेस है वो सोर्स ऑफ एमिशन ऑफ चार्ज है, यानी पॉजिटिव चार्ज से एक तरीके से फोर्स जनरेट होता है, फील्ड जनरेट होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है पॉजिटिव चार्ज से वो बाहर की तरफ आती हैं, एमिट करते हैं, यानी एक एमिटर है। ठीक है, आपने एमिटर और कलेक्टर पढ़ा था अल्ट्रासोनिक वेव्स के लिए, ट्रांसमिशन और रिसीवर पार्ट में। तो ट्रांसमिशन करता है पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ट्रांसमिट कर रहा है वो पॉजिटिव चार्ज कर रहा है। यार अंशु क्या है? और जो नेगेटिव है, जो नेगेटिव है वो रिसीविंग पॉइंट पे, नेगेटिव चार्ज इज ऑन रिसीविंग पॉइंट। तो अगर मैं बात करूं नेगेटिव चार्ज की, तो नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर को आती हैं, क्लोज करती है नेगेटिव फील्ड लाइंस, इस तरीके से अंदर को आती है। तो अब एक तरीके से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाऊं और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बनाऊं, तो पॉजिटिव से ऐसे एमिट करती भी जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर को, और नेगेटिव को अट्रैक्ट करती है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से जाएंगी नेगेटिव पे आती हुई। तो पॉजिटिव से नेगेटिव हम डायरेक्शन बनाते हैं, और यहाँ पे क्या बनेगी डायरेक्शन, ये अंदर को आती हुई लाइंस। और पॉजिटिव पे क्या डायरेक्शन बन रही थी, बाहर को जाती हुई। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको क्वेश्चन आ जाता है एक नंबर में कभी कभी, ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्जेस। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हो। ठीक है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ये प्रॉपर्टीज होती है कि ये एक दूसरे को काटती नहीं है, एक दूसरे को काटेंगी नहीं। यानी कभी ऐसा नहीं होगा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही है, क्योंकि ऐसे होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की एक डायरेक्शन तो ये हो गई और एक डायरेक्शन ये हो गई। समझ पा रहे हो कि एक लाइन ये आ रही है और एक लाइन ये आ रही है, तो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ऐसे करके इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, अपने अपने पाथ पे चलती है। इंटरसेक्ट करने का मतलब है एक ही पॉइंट पे, जैसे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता ना अगर, तो इसका मतलब है एक ही पॉइंट पे एक लाइन यहाँ जा रही है और एक लाइन यहाँ जा रही है। अब एक टाइम पे चार्ज दो जगह भागे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, उसका एक फ्लो बना हुआ है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये एक और प्रॉपर्टी है, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी।
Positive charges are the sources of emission of charge. Negative charges are on receiving point. ठीक है, ये प्रॉपर्टीज है। तीसरी प्रॉपर्टी जो हमारे पास, चौथी सॉरी प्रॉपर्टी जो है वो है यूनिट ऑफ चार्जेस कूलम। चार्ज को हम कूलम्ब में मेजर करते हैं, ठीक है, और कूलम को हम लिखते हैं सी, ठीक है। तो कूलम जब आपको बोल रहे हैं 10 कूलम 20 कूलम, तो वो हमारा चार्ज जो है वो कूलम में मेजर होता है, ठीक है। आप अपनी स्क्रीन पे पेन ना चलाओ यार। ठीक है, उसके बाद जो हमारा सबसे छोटा चार्ज होता है वो होता है हमारा ई। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ये हमारा सबसे छोटा चार्ज है जो हमें पता है, यानी इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है, और आपको पता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है। तो ये आपके इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू होती है। ये सबसे छोटा चार्ज जो है वो आपके आसपास प्रेजेंट होता है। उसके सर बाद इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है। सबसे छोटा चार्ज आपको कौन सा पता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक सोर्स ऑफ चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रॉन के जो यस सर। चार्ज की वैल्यू होती है वो होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को ध्यान से समझना, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इसको ध्यान से समझना एक बार, ये थोड़ा सा आपके लिए ट्रिकी हो सकता है कि क्वांटाइज्ड क्या है ये, ठीक है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड में एक फॉर्मूला होता है, वो होता है Q इक्वल टू एन ई। Q से हम डिनोट करते हैं चार्ज को, N से हम डिनोट करते हैं नंबर ऑफ चार्जेस या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E से हम डिनोट करते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से समझना क्या है, फॉर्मूला आया मेरा Q इज इक्वल टू एन ई। क्वांटाइजेशन, अब देखो क्वांटाइजेशन क्या क्या मतलब है। जब हमने टाइम बनाया, मतलब टाइम हमने बनाया नहीं, जब हमने टाइम की यूनिट बनाई है ना, हम क्रिएट कर रहे थे कि सेकंड में मेजर करें, मिनट में मेजर करें, आवर में, तो हमने टाइम को मेजर करने के लिए जो सबसे पहली यूनिट बनाई, सबसे छोटी यूनिट बनाई जो, वो हमने सेकंड बनाई है, ठीक है। हम सबसे छोटी यूनिट जिसमें चार्ज को मेजर करते हैं वो हमारी सेकंड है, 1 सेकंड, जिसे हम लीस्ट काउंट भी बोलते हैं। आपको मैंने काफी बार समझाया होगा लीस्ट काउंट क्या होता है। तो लीस्ट काउंट जो सबसे छोटी वैल्यू है ना। तो अब 1 सेकंड के रिस्पेक्ट में ही टाइम चलता है। 1 सेकंड इंटू कुछ बन जाता है मेरा टाइम, 1 सेकंड इंटू 60 मेरा टाइम बन जाता है 60 सेकंड, है ना। वन, और इस 60 सेकंड को मैं क्या बोल देता हूँ, 1 मिनट। फिर 1 सेकंड इंटू 3600, ये मेरा क्या बन जाता है, हमारा 60 मिनट्स बन जाता है। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, 1 सेकंड को एक छोटी यूनिट ले रहे हैं और उसमें मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन। क्वांटिटी को आपने डिस्क्रीट फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में डिवाइड कर दिया, ठीक है। चार्ज भी क्वांटाइज्ड है। अब देखो टाइम को मैं ऐसे तो नहीं बोलता कि भाई आ, 2.5 सेकंड में कभी मेजर कर रहा हूँ कि 2.5 को एक वैल्यू ले लिया, 5 सेकंड को एक वैल्यू ले लिया, नहीं। सबसे छोटी वैल्यू 1 सेकंड, 1 सेकंड से ही सारे हम टाइम को मेजर करते हैं। उसी तरीके से चार्ज की जो सबसे छोटी वैल्यू है वो है ई, और इसी में एन की मल्टीप्लीकेशन होती रहती है, यानी नंबर ऑफ चार्ज ऐड ऑन हो जाते हैं। जैसे कि 60 चार्ज है तो चार्ज कितना हो जाएगा, मेरे पास 60 चार्जेस है, मान लो 60 इलेक्ट्रॉन्स है, चार्ज कितना हो जाएगा, 1.60 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -90 कूलम। ये मेरे चार्ज की वैल्यू हो जाएगी। मेरे पास 100 चार्जेस हैं तो 100 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है। क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन जैसा ऐसा आ सकता है आपका, मान लो कि इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आप ऐसा आता है आपका, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। आपको बोल सकते हैं कि
हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 10 कूलम्ब ऑफ चार्ज। यार कौन कर रहा है, ऐसे मत करो, बच्चों की तरह कर रहे हो तुम, स्क्रीन पे हाथ मत लगाओ अपनी। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 10 कूलम्ब ऑफ चार्ज। तो आपको चार्ज की वैल्यू कितनी दी है, 10 कूलम्ब। आपको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है उसकी वैल्यू पता है कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स 10 कूलम्ब चार्ज बनाते हैं, एक बार ये देखते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। Q इज इक्वल टू एन ई है, तो मुझे क्या निकालना है, कितने इलेक्ट्रॉन मिलके 10 कूलम्ब लगा बनाते हैं, यानी 10 ये वैल्यू हो गई, एन ई हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये हो गया। एन की वैल्यू हो जाएगी 10 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 10⁻⁻19 ऊपर जाके प्लस 19 हो जाएगा, यानी ये 10⁻20 1/1.6। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको ऐसे देख लूं कि ये हमारा हो गया 10/16। ठीक है, तो जो भी वैल्यू आ रही है, मान लो 0.6 आ रही है, 0.6 इंटू 10⁻20, इसको मैं ऐसे देख लूँ 6.6 इंटू 10⁻⁻20। तो भाई कितने सारे, सॉरी +20, कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स 10⁻20 की वैल्यू में इलेक्ट्रॉन्स मिलके हमारा 10 कूलम्ब ऑफ चार्ज बनाते हैं। तो 10 कूलम्ब चार्ज जो होता है, 1 कूलम्ब चार्ज जो होता है, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को कंस्टिट्यूट करता है। इट इज सिमिलर एज, जैसे मैटर बोलते हैं हम, जैसे टिश्यू बोलते हैं, हम बोलते हैं ना कि भाई टिश्यू जो है वो बहुत सारे सेल्स से मिलके बना है, मिलियंस ऑफ सेल्स से मिलके बना है। मैटर जो है वो बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मिलके बना है। उसी तरीके से अगर हमें चार्ज की वैल्यू देखनी है, करंट की वैल्यू देखनी है, तो जैसे 1 एम्पियर करंट, आगे करंट की भी यूनिट पढ़ने वाले हैं। 1 एम्पियर करंट है, तो भाई 1 एम्पियर करंट मतलब 10⁻20 या 10⁻10 इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू के साथ मिलके बना है। तो बहुत बड़ी वैल्यू होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। अब जैसे हमारे पास फॉर्मूला था, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, है ना। तो इसी तरीके से चार्ज की वैल्यू हो गई हमारी एन ई, तो हमारे करंट का एक और फॉर्मूला आ गया एन ई अपॉन टी। ये भी एक हमारा फॉर्मूला हो गया करंट का। तो जिस तरीके से हमने चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ी, उसी तरीके से हम अगर करंट को देखें, तो करंट भी हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज से मिलके ही करंट बना। तो करंट भी हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, करंट को हम स्केलरली मेजर करते हैं। ठीक है, और करंट की जो वैल्यू होती है वो होती है एम्पियर, एसआई यूनिट जो हम बात करेंगे करंट की, वो होती है एम्पियर। तो करंट को अगर मैं मेजर करता हूँ तो एम्पियर में मेजर करता हूँ। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। और करंट फ्लो जो करता है, करंट फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। देखो, चार्ज तो पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो कर रहा था ऐसे करके, तो इलेक्ट्रॉन्स तो ऐसे भाग रहे हैं। करंट भी पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करना चाहिए ना, तो करंट भी पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की अपोजिट डायरेक्शन में, यानी इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर जा रहे हैं तो करंट उधर जा रहा है। तो करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की अपोजिट डायरेक्शन में भागता है। ठीक है, तो अगर आपके सर्किट में, जैसे एक आपका छोटा सर्किट बना लेते हैं, अगर आपके सर्किट में करंट यहाँ यहाँ जा रहा होता है, भाग रहा होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ भाग रहे होते हैं। करंट जो है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में भागता है। ठीक है, अब चार्ज जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है, जैसे 10 कूलम -5 कूलम, ये भी हो सकता है चार्ज। तो चार्ज को प्लस करना हो तो 10 + -5। तो उसी तरीके से करंट को भी हम -10 एम्पियर भी लिख सकते हैं, 10 एम्पियर भी लिख सकते हैं, जहां पे -10 और 10 क्या बताते हैं, सिर्फ डायरेक्शंस को बताते हैं कि डायरेक्शन जो है वो करंट की किस तरफ है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो की तरफ है या पॉजिटिव फ्लो में। चार्ज अपोजिट मूव क्यों करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, चार्ज नहीं करंट। करंट इलेक्ट्रॉन्स के सॉरी करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट मूव करता है। देखो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज जो है
आप स्क्रीनशॉट आप खुद ले सकते हो स्क्रीन से। पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे करके मेरा चार्ज फ्लो करता है। चार्ज की अपोजिट डायरेक्शन में करंट नहीं फ्लो कर रहा, इलेक्ट्रॉन्स की अपोजिट डायरेक्शन में। चार्ज तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब इलेक्ट्रॉन तो ऐसे है ना, तो इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे जा रहा है, मान लो अट्रैक्ट हो रहा है, पॉजिटिव से अट्रैक्ट हो रहा है, तो फील्ड लाइन किस तरफ है? इस तरफ। समझ पा रहे हो कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन तो अट्रैक्ट होना चाहता है ना इससे, ऐसे करके। लेकिन फील्ड लाइन कहाँ जाना चाहती है? यहाँ। तो देखो, जिस डायरेक्शन में फील्ड लाइन है उसी डायरेक्शन में करंट होना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में भागता है, इसलिए इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव ये है, नेगेटिव ये है, पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन रही हैं, जा रही हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन ऐसे भाग रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, तो करंट की डायरेक्शन इस तरफ है, तो अपोजिट हो गई। ठीक है, ये एक हमारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपकी। ठीक है, तो आपका एनसीईआरटी में एक 12.1 एग्जाम्पल है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो वेल एंड गुड, वरना मैं क्वेश्चन यहाँ लिखता हूँ कि 0.5 एम्पियर करंट है इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसके फिलामेंट से 0.5 एम्पियर करंट जो है वो ड्रॉ हो रहा है फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट तक ड्रॉ हो रहा है। कह रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू द सर्किट। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू द सर्किट। क्वेश्चन कर सकते हो आप, अगर आप अभी प्रैक्टिस 2 मिनट दूंगा आपको, आप सभी ट्राई कर सकते हो, चैट सेक्शन में आंसर बता सकते हो अपना। आपको करंट की वैल्यू दी है, आपको टाइम की वैल्यू दी है, आपको चार्ज बताना है कि कितना चार्ज फ्लो हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू दिस टाइम। सर करंट की वैल्यू क्या है? करंट की वैल्यू 0.5 एम्पियर। हम्म, 300 ठीक है, 300 आंसर आ रहा है। राइट राइट। तो करंट जो है वो हमारा 0.5 एम्पियर, 10 मिनट टाइम को अगर मैं सेकंड में कन्वर्ट करूं तो 10 इंटू 60 दैट है 600 सेकेंड। सिंस आई इक्वल टू क्यू बाई टी, तो क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। आई की वैल्यू 0.5, टी की वैल्यू हो गई 600, 6 5 30। हाँ, तो 300 हमारा कूलम आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा एक सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जो कि आपका चार्ज पे आ सकता है। इसमें एक और क्वेश्चन को बढ़ा सकते थे कि आपको ये भी बोलते कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर दिस अमाउंट ऑफ चार्ज। कितने चार्ज के लिए आपको कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे। तो आपके पास Q की वैल्यू आ गई ना यहाँ पे, तो आप क्या करते, Q इज इक्वल टू एन ही होता है, तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना था, तो आप क्या करते, n इज इक्वल टू क्यू बाई ई लगाते। Q की वैल्यू 300, E की वैल्यू आपकी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको सॉल्व करते तो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाते। ठीक है, तो ये हमारे करंट पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है,
आपको मैंने सर्किट डायग्राम्स बोला था कि आप लोग सर्किट डायग्राम में जो भी सिंबल्स यूज होते हैं वो जरूर देखें, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल होता है और वो होता है ये, और एक बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल होता है वो होता है ये, ठीक है। तो ये जो सिंबल होता है ये मेरा होता है एमीटर का, और ये जो सिंबल होता है ये मेरा होता है वोल्ट मीटर का। वोल्ट मीटर। हाँ, वोल्ट मीटर का। ये जो होता है मेजर करंट, एमीटर जो होता है वो करंट को मेजर करता है, और वोल्ट मीटर जो होता है वो वोल्टेज को मेजर करता है, ठीक है। एक बात आपकी ये हो गई, ठीक है। अब मैंने आपको क्या समझाया था, मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि भाई मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास 50 वोल्ट की बैटरी है, एक अगर सेल है, तो वो मेरे पूरे सर्किट में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट दे देना। और मैंने आपको लोड भी अलग से समझाया था कि लोड जो है वो मेरा पूरा करंट को यूज करता है, और जैसे बल्ब है तो वो लाइट एनर्जी में फेंकता है, एसी है तो कूलिंग एनर्जी में, इस तरीके से। तो मैंने कहा था कि मैक्सिमम पोटेंशियल का यूज होना चाहिए सर्किट में, लेकिन हो नहीं पाता। और क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि सर्किट में कुछ ना कुछ क्या होता है, रेजिस्टेंस, यानी सर्किट कहीं ना कहीं कोई थोड़ा 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 लॉस ऑफ एनर्जी कर देता है, लॉस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कर देता है। तो अगर मेरा पोटेंशियल बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ करंट जनरेट कर पाता पूरा पूरा, तो मैं क्या कहता, पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये कहता जितना पोटेंशियल उतना करंट, है ना। पोटेंशियल का मतलब जितनी एनर्जी मैं यूज कर रहा हूं चार्ज को लाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, उतनी तेजी से चार्ज भागेगा, तो चार्ज भागेगा तो करंट भी प्रोड्यूस होगा। सिंपल सी चीज है भाई। मेरे को भूख लगी है तो जितना अमाउंट ऑफ खाना खाता जाऊंगा उतनी एनर्जी आती रहेगी, सिंपल सी चीज। तो जितना मेरे को करंट प्रोड्यूस करना है उतना पीछे से काम हो रहा है, पोटेंशियल आ रहा है, करंट भी प्रोड्यूस होगा। तो मैं उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी कहता और मैं इक्वल भी कह देता कि जितना पोटेंशियल उतना करंट, लेकिन मैं इक्वल नहीं कहता, मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहता हूँ। और इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए मैं यूज करता हूँ कांस्टेंट आर, और ये कांस्टेंट होता है मेरा रेजिस्टेंस। तो ये क्या कहता है कि जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू दो भाग में बट जाती है, एक तो सर्किट के रेजिस्टेंस में और एक सर्किट के करंट में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पोटेंशियल का यूज दो चीजों के लिए हो रहा है। मेरी एनर्जी जो मैंने एनर्जी एब्जॉर्व करी उसका यूज दो चीजों में हो रहा है। एक, जो सर्किट का रेजिस्टेंस है वो उस एनर्जी को खा रहा है, दूसरा जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि आपका फ्रिज जो होता है घर पे गर्म हो जाता है, हम नहीं चाहते भाई फ्रिज गर्म हो जाए, हम तो चाहते हैं फ्रिज कूल ही रहे बस, क्योंकि उसको कूलिंग एनर्जी देनी चाहिए। लेकिन फ्रिज गर्म भी हो जाता है, क्यों? क्योंकि जब करंट आ रहा है तो कुछ रेजिस्टेंस भी है वो फ्रिज के सर्किट में, जो उस एनर्जी को, जो करंट की एनर्जी है उसको हीट में कन्वर्ट कर रहा है ना। इसी तरीके से बल्ब है, बल्ब से हम सिर्फ लाइट ही तो चाहते हैं, बल्ब से हम ये तो नहीं चाहते कि वो गर्म हो जाए। तो वो गर्म क्यों हो रहा है? वो गर्म इसलिए हो रहा है क्योंकि उसकी हीट एनर्जी जो है वो रेजिस्टेंस की फॉर्म में लिबरेट हो रही है। यानी रेजिस्टेंस जो है बल्ब का, फिलामेंट यूज करते हैं ना, उसमें टंगस्टन यूज करते हैं मटेरियल, तो उसका खुद का रेजिस्टेंस होता है जो उसको हीट भी होने में हेल्प कर देता है। तो कोई भी ऐसी डिवाइस नहीं है जो प्रॉपर कंडक्टर है, आइडियल कंडक्टर इज नॉट अ डिवाइस, ठीक है। कोई ना कोई अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस तो अपने पास आएगा ही आएगा। तो अपने पास एक पोटेंशियल के लिए जो फॉर्मूला आया वो आया V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। ये जो रिजल्ट था कि एज द पोटेंशियल विल इंक्रीज द करंट थ्रू द सर्किट विल आल्सो इंक्रीज, ये दिया था हमारे एक साइंटिस्ट ने जिसने ओम्स थे, और इस रूल को हमने बोला ओम्स लॉ, ठीक है। और खास बात यह है कि रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट है वो भी हमारी ओम है, और उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो ओम्स लॉ में कहा गया कि एज द पोटेंशियल डिफरेंस विल इंक्रीज द करंट will also increase with the same amount, so that V is directly proportional to I. In order to remove the proportionality sign, we use a constant which is known as I, so that V is equal to IR. अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ V और I का, तो अगर मेरा इस तरफ में V है और इस तरफ में I है, तो जितना मैं पोटेंशियल बढ़ाता जाऊंगा उतना मेरा करंट आता जाएगा, ठीक है।
हम इस तरफ से भी पोटेंशियल यूज कर सकते हैं और इस तरफ करंट भी यूज कर सकते हैं। तो ये हम यूज करेंगे, ये वाला हम यूज करेंगे, v को यहाँ रखेंगे, i को यहाँ रखेंगे। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला के हिसाब से v इक्वल टू आई आर है, तो r को अगर मैं लेके जाऊंगा तो r आएगा v बाई आई, तो ये भी यूज कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कोई सा भी यूज कर सकते हो। तो आपका जो स्लोप है वो आपका रेजिस्टेंस देता है, क्योंकि v बाय आई ये आपका स्लोप हो गया, थीटा हो गया, है ना। तो जो स्लोप है आपका वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। हाँ, स्लोप जो है वो आपका रेजिस्टेंस देता है आयुष, क्योंकि स्लोप यहाँ से देखो, ये इक्वेशन कैसी बन गई, अगर आपको अभी भी याद हो मोशन में मैंने आपसे बोला था y इक्वल टू एम एक्स, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स। यहाँ पे एक और बार नए पेज पे करते हैं। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन थी अपनी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अगर आपको धुंधला धुंधला याद हो, c एक कांस्टेंट था, अगर उसकी वैल्यू दी हो, यानी जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी से मैं आपको बताता था कि ये क्या हो गया, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे u हमारी एक इनिशियल वेलोसिटी थी। तो यही यही सेम हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन यहाँ यूज कर रहे हैं, अगर कि v मेरा यहाँ पे है, i मेरा यहाँ पे है, ग्राफ ऐसे इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये कौन सी इक्वेशन हो गई, y इक्वल टू एम एक्स, है ना। क्योंकि इसमें c तो है ही नहीं, ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है ना, कोई कांस्टेंट नहीं है, यहाँ से नहीं कर रहा है, यहाँ से नहीं कर रहा, और इसी को मैंने v इक्वल टू आर आई से डिनोट कर दिया। तो मेरा m क्या हो गया यहाँ पे, r रेजिस्टेंस, स्लोप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। तो जो स्लोप ऑफ पोटेंशियल करंट ग्राफ है वो हमारा क्या देता है, रेजिस्टेंस। होप आपको ये समझ में आया होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप पढ़ें दोबारा से तो आपको समझ में आएगा। जो हमारी पोटेंशियल की ऐसा यूनिट है वो हमारी वोल्ट है, जो हमारी करंट की ऐसा यूनिट है वो हमारी एम्पियर है, और जो हमारी रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट है वो हमारी ओम है। तो तीन हमारी ऐसा यूनिट्स हैं। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, रिपीट ये है कि भाई जिस तरीके से y इक्वल टू एम एक्स स्ट्रेट लाइन इक्वेशन थी और हमने वो मोशन में फॉलो करी थी, उसी तरीके से y इक्वल टू एम एक्स मैं यहाँ पे भी फॉलो करवा रहा हूँ। y की जगह मैंने v रख दिया, x की जगह मैंने i रख दिया, तो m की जगह मुझे r मिल गया, v इक्वल टू आर आई का यूज करके। तो स्लोप ऑफ पोटेंशियल वर्सेस करंट इज गिविंग मी द रेजिस्टेंस। देखो जो मास था ना अपना मोशन में, वो अपना चार्ज बन चुका है इलेक्ट्रिसिटी में। अगर ऐसे रिलेट करके समझोगे सारी चीजें आपको एकदम रिलेटेबल लगेगी, ठीक है, अदरवाइज आपको दिक्कत लगेगी। अब एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि डिफाइन 1 एम्पियर, क्वेश्चन ये आ जाता है कि डिफाइन 1 एम्पियर। तो सिंस I इक्वल टू क्यू बाई टी, तो व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लोइंग with respect to 1 second, then the current is said to be 1 ampere। ये आपका 1 एम्पियर हो जाता है। और आपको डेफिनेशन आ जाते हैं डिफाइन 1 वोल्ट, तो आप 1 वोल्ट को भी इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो आपका एक तरीके से होमवर्क हो गया कि डिफाइन 1 वोल्ट, ठीक है। V इज इक्वल टू आई आर आपके पास एक फॉर्मूला हो गया। अगर आज के मैं फॉर्मूले की लिस्ट बनाना स्टार्ट करूं तो सबसे पहले मेरे पास था Q इज इक्वल टू एन ई, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, I इज इक्वल टू एन ई बाई टी, V इज इक्वल टू आई आर। ये मेरे पास फॉर्मूले आते गए, धीरे धीरे करके आपके पास फॉर्मूले जो है वो बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो आपको उन फॉर्मूलाज को ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल नंबर, क्या कर रहा है भाई, कौन है, हटाओ भाई हटाओ, इसे मिटाओ, जो भी है। एक आपका क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 12.4 एनसीईआरटी का, अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो। आपको बोला है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसकी वैल्यू है 60 वोल्ट जब 4 एम्पियर ऑफ करंट ड्रॉ होता है एक सोर्स से, यानी एक ये सोर्स है, इसकी वैल्यू है 60 वोल्ट जब ये 4 एम्पियर करंट ड्रॉ करता है। तो कहता है कि कितना करंट ड्रॉ होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 120 वोल्ट हो जाएगी। जब पोटेंशियल डिफरेंस 120 वोल्ट हो जाएगी तब कितना करंट ड्रॉ होगा। क्वेश्चन समझो,
मेरे पास एक हीटर था जो 60 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में सर आपकी वॉइस नहीं आ आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है? आवाज तो आ रही होगी यार। सर आ रही है। हाँ सर सर आ रही है सर मीटिंग की में आवाज। डिस्कनेक्ट हो रही है। भाई, नेटवर्क तुम्हारा थोड़ा सा स्लो होगा, इसलिए तुम्हें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी। ठीक हो जाएगा। तो 60 एम्पियर अगर मैं 60 वोल्ट अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता हूँ तो 4 एम्पियर करंट जनरेट होता है। बताओ कितना एम्पियर करंट जनरेट होगा जब मैं 120 वोल्ट सप्लाई कर दूं? समझ पा रहे हो? बैटरी लगाई 60 वोल्ट की, करंट आया 4 एम्पियर। बैटरी लगा दी 120 वोल्ट की, अब बताओ करंट कितना आएगा? सॉल्व कर सकते हो? सर सारे हैं 8 एम्पियर। हाँ भाई सही है, सही है, 8 एम्पियर। बढ़िया। तो भाई इस वाली वैल्यू से अब हाँ, इस वाली वैल्यू से हम V इक्वल टू आई आर लगा के रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। हो गया 60/4, 15 ओम। और यहाँ पे मेरे पास पोटेंशियल, क्योंकि रेजिस्टेंस थोड़ी ना चेंज होगा। समझ पा रहे हो? देखो लॉजिक क्या है, मेरा सर्किट है। अब सर्किट में रेजिस्टेंस अगर एक बार फिक्स कर दिया ना तो रेजिस्टेंस थोड़ी ना चेंज होता रहेगा बार बार। सर्किट में रेजिस्टेंस चेंज करना बड़ा मुश्किल काम है। मेरा एक फोन बना, मान लो, ठीक है, मेरे पास फोन है, वो उसके अंदर रेजिस्टेंसेस लगाए हुए हैं। तो अब मैं बार बार रेजिस्टेंस नहीं चेंज करूंगा अपने फोन के। मैं फोन खोल के रेजिस्टेंस थोड़ी ना चेंज कर सकता हूँ, टेक्नोलॉजी नहीं है मेरे पास। तो रेजिस्टेंस किसी भी सर्किट का चेंज करना बड़ा दिक्कत वाला काम है। तो इससे बढ़िया हम क्या चेंज कर सकते हैं? बैटरी चेंज कर सकते हैं। बैटरी तो प्लग एंड प्ले होती है ना, निकाल लो दूसरी लगा दो बैटरी। आपकी बैटरी खराब होने लगती है, तब वीक हो जाती है, आप क्या करते हो? बैटरी को हटा के नई बैटरी लगा देते हो। अब ये थोड़ा ना करते हो चल भाई रेजिस्टेंस चेंज करते हैं आज अपने फोन का, ऐसे नहीं करते ना आप। तो इसी तरीके से ये लॉजिक था कि अब हमने 60 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, उससे 4 एम्पियर करंट जनरेट हुआ, तो मैंने 15 ओम सर्किट का रेजिस्टेंस निकाल दिया। यानी एक तरीके से मान लो मेरे फोन का ये रेजिस्टेंस है। अब मैं बार बार रेजिस्टेंस चेंज नहीं कर रहा। अब V इक्वल टू आई आर दोबारा यूज करूंगा। मुझसे पूछा है कि 120 वोल्ट में कितना करंट आएगा, तो करंट की वैल्यू ये रही, I इज इक्वल टू 120 वोल्ट में कितना करंट आएगा, तो डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो आपका ये आ गया 8 एम्पियर। तो देखो इस चैप्टर के क्वेश्चंस जो होंगे वो आपकी डेली लाइफ से ज्यादा रिलेटेड है। मतलब आप अगर इस चैप्टर को ऐसे समझोगे ना कि भाई ये सब चीजें हम लोग घर पे यूज कर रहे हैं, हीटर, फोन, रेफ्रिजरेटर, उसमें मेरा करंट आ रहा है, उसमें मेरा रेजिस्टेंस आ रहा है, तो आप सबको बड़ा मजा आएगा। आज आपको एक टास्क देता हूँ, ठीक है? अगली क्लास में आप सब अपना कैमरा ऑन करके मुझे वो मतलब दिखाओगे अगर आप वो टास्क कंप्लीट करते हो। आपके घर में चार्जर्स होंगे, खराब चार्जर भी होंगे सबके घर में, जिसके घर में ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी जैसे खराब होते ही रहते हैं चार्जर, तो अडेप्टर खराब पड़ा होगा, कोई कोई बहुत पहले खराब हुआ हो, तो ढूंढना उस अडेप्टर को और उसको तोड़ना, ठीक है? हम लोग उसका सर्किट देखेंगे अगली बार, बड़ा मजा आएगा उसको सर्किट देखने में। हम उसमें रेजिस्टेंस देखेंगे क्या होता है, ठीक है, हम देखेंगे करंट क्या होता है, फिर उसके बाद मतलब मजा आएगा कि सर्किट बनता कैसे है, ये सब चीज हम देख पाएंगे उसमें, ठीक है? तो अब जो मेरा यस सर। अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये मेरे नेक्स्ट टॉपिक है जो कि काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आपको इससे रिलेटेड मैं एक बात बताता हूँ कि जैसे हम लोगों के फोन्स हैं, हम लोगों के चार्जर का सर्किट देखोगे अगर आप, है ना, अगर आपने चार्जर तोड़ा, आपको क्यों कह रहा हूँ तोड़ो, चार्जर तोड़ा अगर आपने कोई खराब, तो आप क्या देखोगे कि भाई जो आपका क्या कहते हैं, जो आपका चार्जर है या आपके फोन है अगर, उनमें बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे होते हैं। मतलब 4-5, अगर जैसे चार्जर है, छोटा चार्जर है, 4-5 रेजिस्टेंस लगे, लेकिन फोन में ना आपके 50-60 रेजिस्टेंस लगे होते हैं। इसी तरीके से आपका कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर का सीपीयू कभी खोला हो आपने,
सीपीयू में अंदर अगर आप उसके प्रोसेसर बॉडी को देखोगे, मदरबोर्ड को देखोगे, बहुत सारे रेजिस्टेंस होते हैं। तो वो इतने सारे रेजिस्टेंस क्यों लगाते? एक रेजिस्टेंस लगा के काम खत्म क्यों नहीं करते? क्वेश्चन सुनो, बहुत सारे रेजिस्टेंस क्यों यूज करते हैं हम? एक रेजिस्टेंस लगा के काम खत्म क्यों नहीं कर देते? ये आपका होमवर्क है, इसके बारे में आपने सोचना। अगली बार हम इसे डिस्कस करते हुए फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की चर्चा करेंगे। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा आज जितनी चीजें मैंने समझाई। लेस देन अ मिनट इस मीटिंग का रह गया, उसके बाद ये ओवर हो जाएगी। तो आप सभी लोग, स्क्रीन फ्लिप कर रहा हूँ, अगर ओवर हो जाती है तो आपकी मर्जी, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं फटाफट से। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज मीटिंग। अगली क्लास में थोड़े से काम करके लाना, जिनके पास अगर रिसोर्स अवेलेबल है चार्जर वार्जर का, तो हम लोग देखेंगे। जैसे कि मेरे पास भी अवेलेबल है चार्जर, तो मैं इसे तोड़ने वाला हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन हैव अ गुड डे, कीप स्टडीइंग। थैंक यू सर। वेलकम। Nice day. वेलकम। थैंक यू सर जी। वेलकम। Have a nice day. सेम टू यू। सर Nice हैव अ day. नाइस सेम टू यू। फर्स्ट स्लाइड, अब स्लाइड तो डाटा केबल है। हाँ, डेटा केबल नहीं, सर्किट चाहिए मुझे। इसके डेटा केबल में तार होती है बस। मैं इसका कुछ हो जी जाए। है चार्जर है। हाँ, चार्जर तोड़ना, फिर सीपीयू भी है। हाँ, सीपीयू टूटा नहीं हुआ, खुला तोड़ना, हुआ। नहीं सीपीयू नहीं तोड़ना। देख उसमें भी, देख उसमें भी रेजिस्टेंस होता है, देखते हैं अगली क्लास में। और फर्स्ट स्लाइड यार मैं इसकी वीडियो शेयर कर दूंगा, लिंक शेयर कर दूंगा, फर्स्ट स्लाइड वहां से देख लेना। अब तो मीटिंग एंड होने वाली है, मेरे को नहीं लगता आप फर्स्ट स्लाइड देख पाओगे। दैट्स ऑल।